हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एज़ यूजुअल अपनी पढ़ाई जमकर कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मुझे पता है ये वाला इंडियन पॉलिटी और गवर्नमेंट वाला जो हमने प्रैक्टिस सेट 1 प्रोवाइड किया था, उसके लिए सेकंड के लिए आप लोग वेट कर रहे होंगे और ये थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि था कुछ काम और बीच में मैं भी बिज़ी हो गई थी अपने शेड्यूल को लेकर। बट मुझे याद था कि मुझे क्या करना है, आप लोगों के लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आना है और अब की बार मैं जो सीरीज़ लाई हूँ वो उसी के नेक्स्ट में है, उसके आगे से ही हमने स्टार्ट किया है। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताती जा रही हूँ उससे रिलेटेड टॉपिक्स आप उसको प्रिपेयर करते जाओ। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आंसर। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो इनके बारे में पढ़िए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे खुद ही ये प्रैक्टिस सेट्स जो हैं उनको कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। और उसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको हम इधर कवर कर लेंगे क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 26 तक बताया था, तो 27, 28 नहीं है, 29 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और 1-2 चीज़ें जो रिपीटेशन में क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं उसको भी स्किप कर दूँगी क्योंकि फिर हमारा भी टाइम उसमें वेस्ट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। ओके, तो चलिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था? तो पत्रिका है और वो भी साप्ताहिक पत्रिका है, तो आपको याद रखना है। ऑप्शंस हैं आपके महात्मा गांधी, अरबिंदो, रानाडे, तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक जी। आई थिंक आप लोगों ने इतना पढ़ा है तो आप ऑलरेडी उनके सरनेम से भी पहचान जाएंगे। तो ये पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी श्री अरबिंदो जी ने। साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म दोनों को शुरू किया था। इसमें आप देख सकते हैं द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये रचनाएं हैं, साप्ताहिक पत्रिका जो है वो कर्मयोगी और धर्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य पुनर्गठन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा था मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं? तो ये बात कही थी। चलिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने, बी आर अम्बेडकर जी ने, बी एन राव, के टी शाह। तो इसका आंसर सबको पता ही होगा, बी आर अम्बेडकर जी हैं। इसमें आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये याद रखने वाली है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो ये बना था 1956 में, याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। और इतना तो आप लोगों, जब आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली इतना सबको पता होगा कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो ये ऑप्शन है आपके पास। मैंने जो ऑप्शंस थे वो पढ़े नहीं, ठीक है, तो आप सीधे आंसर देखिए कौन थे। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ और डिटेल आप थोड़ी सी जान लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कब मिले थे, कहाँ मिले थे, इनकी पहली मुलाकात गांधी जी से कहाँ हुई थी, तो आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी की जो मुलाकात हुई थी इनसे, ये सबसे पहले हुई थी 1896 में। ठीक है ना, गोखले जी की और गांधी जी की मुलाकात हुई थी 1896 में और दूसरी मुलाकात उनकी 1901 में हुई थी कलकत्ता में। इसके बाद गांधी जी सबसे ज़्यादा इंस्पायर बहुत मानते थे वो उनको, और उनसे इंस्पायर हुए राजनीति के लिए जब उनकी मुलाकात सन 1912 में हुई थी दक्षिण अफ्रीका में। तो कहा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बहुत सारे ऐसे गांधी जी को बातें बताई राजनीति को लेकर, और उन्हें राजनीति में शामिल होना चाहिए, तो राजनीति के कौन से पहलुओं को उन्हें पहले देखना चाहिए, ये सब एक कह सकते हैं राजनीतिक ज्ञान जो उन्होंने दिया था वो गोखले जी ने गांधी जी को दिया था। काफ़ी इंस्पायर हुए थे गांधी जी उनसे। तो जब भारत आने के पश्चात भी गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में उन्हीं के तरीकों को अपनाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो गांधी जी का द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? तो ये हमारे हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। अच्छा, आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, एमजी रानाडे। तो ये एमजी रानाडे कौन है? ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक गुरु हैं। तो
इसमें क्वेश्चन नहीं है बट मैं आपको बता दे रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। भारतीय अशांति का जनक, ये किसने कहा था, किसे कहा था? तिलक जी को किसने कहा था कि ये भारतीय अशांति के जनक हैं? क्योंकि तिलक जी कैसे थे, देखिए ये थोड़े से ना अग्रेसिव थे, ठीक है। नरम दल और गरम दल अगर हैं तो ये थोड़े से गरम दल थे, गरम स्वभाव के थे। गुस्सा इनको जल्दी आ जाता था और इनको लगता था जो भी चीज़ें होनी हैं, हमारे देश में जो चेंजेस होने हैं तो वो जल्दी होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा हमें बाल गंगाधर तिलक जी ने ही दिया था ये नारा, और हमें ये बताया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो स्वतंत्रता है वो हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, वो उसको लेके पैदा होता है, कोई उसके लिए डिसाइड नहीं करता है। तो बाल गंगाधर तिलक जी को किसने कहा था भारतीय अशांति के जनक के रूप में इनको बोला था? ये थे वैलेंटाइन चिरोल, ठीक है ना, ब्रिटिश ऑफिसर थे, ठीक है। तो चिरोल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चिरोल लंदन में प्रकाशित समाचार पत्रिका जो आता था, न्यूज़पेपर जो आता था, द टाइम्स के विदेशी मामलों के संवाददाता थे। तो ऑब्वियसली इनको थोड़ी सी दिक्कत तो होगी ही। बाकी आप इसमें देख सकते हैं मामलों के संवाददाता थे तथा भारतीय प्रवास के दौरान अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में उन्होंने तिलक को इसमें आपसे एक चीज़ ये भी पूछ सकता है, इसमें आपसे एक बात ये भी पूछ सकता है कि उस मतलब किस चीज़ में उन्होंने बताया, इस लाइन को उन्होंने किस में कहा है, ठीक है ना। तो इंडियन अर्नेस्ट में उन्होंने, उनकी बुक थी जो वैलेंटाइन चिरोल की जो बुक है उसके अंदर उन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को ये कहा है। 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन, नोट डाउन कर लीजिए, ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में किस सन में हुआ था, या 1916 में कौन सा अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो इसमें अधिवेशन में तिलक ने स्वराज की स्पष्ट मांग करते हुए कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। जो बात मैंने अभी आपको बताई है, ये नारा भी इन्होंने कब दिया था? 1916 में दिया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ 33, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पर। किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन रिपीटेशन में है। लोकमान्य तिलक जी को भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथी ऋषि कहा जाता है। वे एक महान पत्रकार, शिक्षक, जननायक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनको लोकप्रिय लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। तिलक ने लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर राष्ट्रवादी दल या उग्रवादी दल का गठन किया था, जिसको आप बाल पाल और लाल बाल पाल इसके नाम से भी आप लोग जानते होंगे। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। वैलेंटाइन चिरोल जो थे भारत में अशांति का अग्रदूत समझते थे। ये उन्हीं का ही कथन है जो अभी मैंने रिपीट किया है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? तो देखिए ये सारी बुक्स उनकी हैं, आप नोट कर लीजिए इसको फटाफट कि बाल गंगाधर तिलक जी की इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं। तो इसको फटाफट देखिए आप। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, गीता रहस्य, द ओरियन, और लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो सारे ही हैं, आपको एक डिटेल में नोट कर लीजिए। देखिए यूपीएलटी ग्रेड में पूछा गया और 2018 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ईयर भी पूछ सकता है। द ओरियन कब थी? 1893। द आर्कटिक होम इन द वेदास 1903, 1903। गीता रहस्य 1915। और गीता रहस्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृति है ये बाल गंगाधर तिलक जी की। और यह ग्रंथ क्या है? शंकराचार्य के बाद अगर हम कह सकते हैं गीता को किसी ने बहुत तर्कपूर्ण तरीके से बताया है तो ये इसी में बताया गया है इनके द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, तो आप देख लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1905 में बने थे, ठीक है। 1905 में ही गोखले ने परोपकारी संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। गोखले एक व्यवहारिक और आदर्शवादी और राजनीति के क्षेत्र में सच्चे उदारवादी थे। लॉर्ड माल्ले ने गोखले का मूल्यांकन करते हुए कहा कि उनका मस्तिष्क एक राजनीतिज्ञ का मस्तिष्क था और उनमें शासन के उत्तरदायित्व की भावना व्याप्त थी। तो बहुत अच्छी बात कही थी कि एक जो कहते हैं ना परफेक्ट पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो और एक बात और उनके साथ जुड़ी आपको याद रखनी है कि महात्मा गांधी के वो राजनीतिक गुरु भी थे,
काफ़ी बार पूछा गया है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगी। नेक्स्ट आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, समता सैनिक दल। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आपने अगर नहीं सुना होगा तो आप इसको लिखिए। समता सैनिक दल, सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की? तो किसने की है ये की है B.R. अम्बेडकर जी ने। ठीक है, जहाँ पे समता समानता की बात होती है तो मोस्टली हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं उन्होंने शुरू से ही कोशिश की है कि लोगों को समानता का अधिकार मिले। दलितों के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। तो आप जिसे नहीं भी अगर याद हो तो आप इससे जोड़कर भी, इनको इससे कनेक्ट करके भी आप आंसर को याद रख सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें आंसर्स को याद कैसे रखना है। पढ़ तो हम सारा ही लेंगे, बट हमें एक वो दिमाग में लेके चलना है कि हमें उसको याद कैसे रखना है। तो आप जोड़ लीजिए कि जहाँ समानता, अधिकार और इन सब की बातें होती हैं तो मोस्टली उसमें जो ज़्यादातर जो हैं वो B.R. अम्बेडकर जी का रोल होता है। तो समता सैनिक दल, अब इसको क्या आप एक और नाम दे सकते हैं? सामाजिक समानता दल, सामाजिक समता सेना, सॉरी समता सैनिक दल, इसको क्या कहेंगे आप? सामाजिक समता सेना भी कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1927 में B.R. अम्बेडकर जी ने की थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? समाज में दलितों के विरुद्ध हो रहे भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ जो है लोगों को जागरूक करना था। तो सर्वोदय क्या था? सर्वोदय अंग्रेज लेखक रस्किन बॉन्ड का नाम आपने सुना होगा। उनकी एक पुस्तक टू द लास्ट रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक है, उसका गांधी जी ने गुजराती में अनुवाद किया है। ठीक है ना। सर्वोदय का अर्थ है सबका उदय, सबका विकास। सर्वोदय समाज गांधी की कल्पनाओं का समाज था जिसके केंद्र में भारतीय ग्राम व्यवस्था थी। मतलब गांधी जी किसको प्रमोट करना चाहते थे? गांवों को वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहते थे। सर्वोदय को ही गांधीवादी समाजवाद का शीर्षक माना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 है, किस वर्ष में रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? आप सबको पता होगा जलियांवाला बाग जो था कांड, ये कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो उसके विरोध में सबने क्या किया था? जब 1919 में हुआ था तो ऑब्वियसली 1919 में ही सबने उपाधि को वापस कर दिया। तो वर्ष 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि उनको दी थी उसको वापस कर दिया था। ठीक है ना। ये देखिए, इसको इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत आ सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस में डाल सकते हैं कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, हंटर समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कब की गई थी। मैंने आपको बताया था हंटर समिति आपको 2 बार सुनने में आएगा। एक हंटर समिति थी जिसमें प्राथमिक शिक्षा की बात की गई थी, ठीक है ना। और एक अगर आपसे हंटर कमीशन रिपोर्ट पूछा जाएगा तो ये हंटर कमीशन रिपोर्ट ये था कि जिसमें जो ये जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था इसके लिए एक जांच कमेटी बैठाई गई थी, अंग्रेजों ने बैठाई थी। मतलब वो नाम की ही थी, दिखाने के लिए भारतीयों को कि हाँ हमने तो एक जांच कमेटी भी बैठाई है। तो उसका नाम था हंटर कमीशन रिपोर्ट। तो ये 1919 में ही था, तो तभी आई होगी। तो आप इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप इनके डेट्स आप याद रख सकते हैं क्या है। जलियांवाला बाग नरसंहार हमें पता है 13 अप्रैल 1919 को है, ठीक है। हंटर समिति द्वारा रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो अक्टूबर में की गई थी, ठीक है। डेट क्या थी? 19 अक्टूबर है, ये मैंने देखा है इसमें, तो आप देख लीजिए। नहीं, 26 मई है, सॉरी 26 मई है 19। हंटर समिति द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी ये 26 मई 1920 को की गई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो उसकी जांच के लिए कमेटी बैठी थी हंटर समिति। इसका जो रिपोर्ट जो आई थी सामने ये 26 मई 1920 में आई है, ठीक है ना। चौरी चौरा कांड कब हुआ है हमेशा याद रखिए। कुछ डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको याद रखनी ज़रूरी है। तो 5 फरवरी 1922। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 9 जनवरी 1923 को हुई थी, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप डेट मेंशन कर लीजिए। कई बार आ जाता है इसको अरेंज करने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। इसमें दिया हुआ है, ये यूजीसी में भी पूछा गया है। जितने क्वेश्चंस यूजीसी वगैरह के हैं तो ये सब इस बुक में हैं, तो देख सकते हैं। इससे हमें आसानी होगी क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने में, समझने में कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद को विविध प्रकार से परिभाषित व संकल्पित तो किया जा सकता है, किंतु इन्हें समान
सिद्धांतीकरण द्वारा सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। देखिए पहले तो क्या है, इसको आपको समझना ज़रूरी है, ये कह क्या रहा है कथन। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। पहला कथन है और दूसरा उसका तर्क दिया गया है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद को विविध प्रकार से परिभाषित व संकल्पित तो किया जा सकता है। भाई राष्ट्र को, देश को और देश की भावना को आप अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हो, संकल्पित कर सकते हो, मतलब उसके लिए आप संकल्प ले सकते हो, लेकिन इनको आप सिद्धांतीकरण, अगर आपने किसी सिद्धांत से एक जैसा बनाने की कोशिश की तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद को विविध प्रकार से परिभाषित और संकल्पित तो किया जा सकता है, किंतु इन्हें समान सिद्धांतीकरण के द्वारा सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसका तर्क क्या है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर विमर्श तो हो सकता है किंतु समान सिद्धांत नहीं है। उपर्युक्त दोनों कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद पर विमर्श तो हो सकता है किंतु समान सिद्धांत अलग रूपों में परिभाषित और संकल्पित किया गया है। बदलते परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिकता, समाज की बहुलवादी संरचना, आत्मनिर्णय, राजनीतिक पहचान जैसे कारक इनके समान सिद्धांतीकरण में बाधा हैं, परंतु इनके विषय में चर्चा अवश्य होती है। चलिए, मेरा जो मेन मोटो है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, M.K. गांधी हिंद स्वराज सबको पता होगा, ये है, ठीक है। M.N. रॉय इंडिया इन ट्रांजिशन, R.D. भंडारकर हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, जिसमें जो R.D. भंडारकर हैं ये हिस्ट्री ऑफ अर्थशास्त्र जो हैं धर्मशास्त्र, इसलिए सही नहीं है, तो आप देख सकते हैं। M.K. गांधी द्वारा रचित पुस्तक आपको पता है क्या है, पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज, जिसकी रचना 1909 में हुई थी, ठीक है। और ये गुजराती में है, ये भी याद रखना है, पूछ सकता है कि किस लैंग्वेज में है। यह लगभग 80,000 शब्दों की एक लघु पुस्तिका है, ठीक है। M.N. रॉय के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, इंडिया इन ट्रांजिशन, जो 1922 में प्रकाशित हुई है, ठीक है। इसमें भारतीय समाज एवं इतिहास का वर्गीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। R.D. भंडारकर द्वारा रचित पुस्तक लेक्चर्स ऑन द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1919 में है, तो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नहीं है, ठीक है ना। पांडुरंग वामन काणे के द्वारा रचित है पुस्तक धर्मशास्त्र का इतिहास। तो अब ये जो है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, इसको किसने लिखा है, पांडुरंग वामन काणे ने, ठीक है। ये अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया है। कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी, अर्थशास्त्र, ये आपको पता ही है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर, निम्न में से मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 जो था, इसका प्रावधान क्या था, सही 1909 का कौन सा प्रमुख प्रावधान सही नहीं है, नहीं है पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो विधान परिषदों के आकार में वृद्धि थी या नहीं थी, ये देखेंगे, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषदों में सरकार द्वारा नामित सदस्यों का बहुमत, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, केंद्रीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। तो आप देखोगे कि ये सारी चीजें थी, इससे विधान परिषदों के आकार में वृद्धि भी हुई थी, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकार द्वारा नामित सदस्यों को बहुमत भी था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें यही हुई थी कि सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया था, ठीक है ना। ये हम कह सकते हैं इन्होंने एक हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच में फूट डालने की कोशिश की थी, इस चीज़ से सेपरेट इलेक्टोरेट देने की पद्धति को जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया था, किसने, अंग्रेजों ने। तो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आई थिंक डी है, केंद्रीय विधान परिषद। देख लेते हैं, हाँ ये देखिए आपको दिया हुआ है, इसकी डिटेल भी दी है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। इसके द्वारा क्या हुआ था, नोट करते जाइए, अगर आपको नहीं पता है नोट करिए प्लीज, राइट डाउन। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की सदस्य संख्या 69 कर दी गई थी, जिसमें 37 शासकीय और 32 अशासकीय सदस्य थे। इस अधिनियम को तत्कालिक भारत सचिव मार्ले तथा वायसराय मिंटो के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो नोट करते जाइए। मार्क शेपर्ड, गांधी टुडे, राजमोहन गांधी, द गुड बोटमैन, रजनी कोठारी, स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जोहान गॉल्टुंग, लॉन्ग वॉक ऑफ पीस। तो पहला है हमारा, इसमें आंसर है इसका डी, दैट मीन्स जोहान्स गॉल्टुंग लॉन्ग वॉक ऑफ पीस इनकी नहीं है। लॉन्ग वॉक ऑफ पीस जो है वो
चलिए देखते हैं। मार्क शेपर्ड के द्वारा गांधी टुडे अ रिपोर्ट ऑन महात्मा गांधी नामक पुस्तक है जो 1987 में प्रकाशित हुई थी। राजमोहन गांधी की पुस्तक है द गुड वोट मैन 1995 में। रजनी कोठारी की पुस्तक है स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी 1988 में है। ठीक है, इसकी डिटेल आप लिख लीजिए। रजनी कोठारी की पुस्तक स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में प्रकाशित किया है। जोहान गाल्टुंग की पुस्तक है पीस बाय पीसफुल 1996 में। प्रोफेसर प्रियंकर उपाध्याय के द्वारा लॉन्ग वॉक ऑफ पीस जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, शांति आंदोलन निम्न में से कौन सा आंदोलन कहलाता है? तो शांति आंदोलन अगर हम कहें तो नव सामाजिक आंदोलन था। ठीक है, तो शांति आंदोलन नव सामाजिक आंदोलन कहलाता है। नव सामाजिक आंदोलन उत्तर भौतिकवादी मूल्यों पर बल देते हैं। उनके द्वारा शांति आंदोलन, परमाणु हथियार विरोधी आंदोलन, उपभोक्ताओं के हितों के लिए संचालित आंदोलन भी शामिल है। तो नव सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत 1960 के दशक में हुई है। ठीक है, तो इसमें जो मोस्टली 1960 में जो लोग थे, ये युवा वगैरह थे, तो इन लोगों से रिलेटेड ये हैं जिसमें हमने परिवर्तन एक समाज में जो देखना चाहते थे उस तरीके की जो टॉपिक्स हैं उनको लेके आंदोलन शुरू हुए थे। ठीक है, तो ये मध्यम, आप कह सकते हो जो मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा प्रभावित था, तो मध्यम वर्गीय आंदोलन था ये एक तरीके से। ठीक है, ये नव मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हुआ था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। इसमें भी आपको देखना है कि सही उत्तर चुनना है। दो आपको लिस्ट दी है, सूची 1 सूची 2। ठीक है, शरद जोशी नाम, ये इनके व्यक्ति जो हैं वो किस आंदोलन से रिलेट करते हैं ये आपको देखना है। शरद जोशी, दत्तोपंत ठेंगड़ी, निर्मला देशपांडे, सुंदरलाल बहुगुणा। तो अगर आपको इसमें 1-2 भी पता चल जाएगा तो आप आराम से इसको मैच कर सकते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा आपको पता होंगे किससे रिलेटेड है, ये चिपको आंदोलन से। ठीक है, तो आप अगर इनको भी देख लेंगे तो आपके पास ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा कि डी जो ऑप्शन है वो आपका इसमें चिपको आंदोलन सेकंड में दिया हुआ है, तो इससे भी आप टिक कर सकते हैं, लेकिन सेकंड में 2 हैं। तो आप देखिए, एक और आपको इसके लिए पता होना चाहिए। शरद जोशी किसान आंदोलन से जुड़े हैं। दत्तोपंत ठेंगड़े कामगार आंदोलन से जुड़े हैं। दत्तोपंत ठेंगड़ी कामगार आंदोलन, निर्मला देशपांडे गांधीवादी आंदोलन है, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से। ठीक है, प्रश्न 48, क्वेश्चन नंबर 48, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल कौन सा था? तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फाउंडेशन। ठीक है, नोट करते जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 48। नाउ नेक्स्ट है 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। रट्टा मार लीजिए अगर याद नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल, अगेन ये क्वेश्चन आ गया है, याद रखना है। इसका ईयर भी याद रख लीजिए, 1936 है। ठीक है ना। श्रम सुधारों व श्रम अधिकारों के रक्षक भीमराव अंबेडकर जी ने श्रमिक मजदूर वर्ग के अधिकारों व उत्थान के लिए 15 अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। ठीक है, मजदूर किसान शक्ति संगठन निम्न में से किससे संबंधित है? तो मजदूर किसान शक्ति संगठन किससे संबंधित होगा? इसका आंसर क्या आप दे सकते हैं मुझे? तो अब ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन निम्न में से किससे संबंधित है? तो सूचना का अधिकार, जनहित याचिका, नागरिक चार्टर, निर्भया केस। तो ये इसका आंसर शायद इसमें नहीं आया स्क्रीन में, बट मैं आपको बता देती हूँ। मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है वो सूचना के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, इसकी कुछ डिटेल्स हैं, अगर आपको लगता है तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सूचना का अधिकार, ये मजदूर किसान शक्ति संगठन एक भारतीय राजनीतिक संगठन था और सूचना के अधिकार जो अधिनियम है, अगर आपको पता होगा, इसके लिए इसकी मांग की गई थी। अधिनियम की मांग के लिए जाना जाता है। जो मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना 1 मई 1987 को की गई थी। 1 मई 1987 को की गई थी। आपको पता है कि 1 मई हम मजदूर दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। और इसका मुख्यालय राजस्थान में है। इसके संस्थापक जो हैं अरुणा राय हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं क्वेश्चन। प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को याद करिए, लिखिए, यही मैं आपसे बोल सकती हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स को शेयर करिए, बट जो भी लगे आपको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपने जो भी विचार हैं।
थैंक यू सो मच। मैं जल्दी ही और क्वेश्चंस को लेके आऊँगी। बाय। थैंक यू गाइज।